हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स। हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस करा है रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एक एक पार्ट की, राइट। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स क्या क्या हैं, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आजकल ट्यूबरक्लोसिस पे बहुत आ रहा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप पल्मोनरी वर्ड से क्या समझते हैं। जो पल्मोनरी वर्ड है ना, उससे हम लंग्स समझते हैं, राइट। देन ट्यूबरक्लोसिस मतलब एक इन्फेक्शियस डिजीज, लंग की एक इन्फेक्शियस डिजीज। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस को डिस्कस करने से पहले उसके कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जो एंट्रेंस एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं, ठीक है। सबसे पहला है नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? वो हुआ था 1962 में, ठीक है। देन आता है रिवर्स नेशनल टीबी प्रोग्राम। पहले तो था नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ था 1962 में। उसके बाद वो प्रोग्राम रिवर्स हुआ है, और वो प्रोग्राम रिवर्स कब हुआ? 1993 में। अब 1993 में ही उसके लिए एक और चीज आई थी जो कि थी डोट्स, ठीक है। और वो कब लॉन्च हुई थी? वो भी 1993 में ही लॉन्च हुई थी। और समटाइम्स उस डोट्स की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कि डोट्स की फुल फॉर्म क्या है। जो डोट्स की फुल फॉर्म है वो है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है। क्या है? डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट। देन बात करते हैं बीसीजी। बीसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? बेसिली कैलमेट कैरबिन उसकी फुल फॉर्म होती है, और ये एक लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है, ठीक है। हम 3 तरीके की वैक्सीन पढ़ते हैं, उनमें से ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। देन बात करते हैं बीसीजी वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो था वो कब लॉन्च हुआ था? वो लॉन्च हुआ था टीबी वाले प्रोग्राम को लॉन्च होने से पहले, यानी कि 1951 में, ठीक है। जो नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम था वो लॉन्च हुआ था 1962 में, बट जो बीसीजी वैक्सीन प्रोग्राम था वो लॉन्च हुआ था 1951 में। बीसीजी वैक्सीन क्या करती है? हमारे को टीबी होने से बचाती है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी लेके आती है ताकि हमें टीबी कोज ना हो, ठीक है। अब बात करते हैं एट बर्थ डोज ऑफ वैक्सीन। बर्थ के टाइम पे बीसीजी वैक्सीन की डोज क्या होती है? बर्थ के टाइम पे जो बीसीजी वैक्सीन की जो डोज होती है वो होती है 0.05 ml, और इसको इंटरडर्मली देते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आती है, अगर समटाइम्स एट बर्थ अगर हम नहीं दे पाते हैं, एट बर्थ अगर बीसीजी वैक्सीन नहीं लगी है पेशेंट को, तो हम 1 मंथ के अंदर बीसीजी वैक्सीन दे देते हैं। और 1 मंथ में उसकी जो डोज होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, 0.1 ml उसकी डोज हो जाती है। ध्यान रखें, बीसीजी वैक्सीन के ऊपर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे कि बीसीजी वैक्सीन की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, वो कौन से टाइप की वैक्सीन होती है। देन बीसीजी वैक्सीन की एट बर्थ कितनी डोज दी जाती है? वो दी जाती है 0.05 ml। किस रूट से दी जाती है? जो कि इंटरडर्मल रूट से दी जाती है। और अगर 1 मंथ पे अगर बीसीजी वैक्सीन की डोज ली जाए आफ्टर बर्थ, तो उसकी डोज कितनी होगी? वो होगी 0.1 ml। अब बात करते हैं बीसीजी वैक्सीन डाइल्यूट किसके साथ होती है, और ये एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे वो दिल्ली नोटसेट हो, या वो आरआरबी हो, या वो आरएमएल हो, या डीएसएसबी हो, या एसजीपीजीआई हो, ये क्वेश्चन सबका फेवरेट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, बहुत बार आ चुका है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बीसीजी वैक्सीन किसके साथ डाइल्यूट की जाती है? वो डाइल्यूट करी जाती है नॉर्मल सलाइन के साथ, ठीक है। अब बात करते हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है कि क्या होता है। ये एक तरीके का लंग इन्फेक्शन होता है जो कोज होता है किससे? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है वो एसिड फास्ट बेसिलाई होता है, ठीक है। हम 2 तरीके के बैक्टीरिया पढ़ते हैं, कोकाई और एसिड फास्ट बेसाई, ठीक है। तो ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई होता है ये एसिड फास्ट बेसिलाई बैक्टीरिया होता है, ठीक है। फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1882 में इसको डिस्कवर्ड करा गया था। किसने डिस्कवर करा था? इसको डिस्कवर्ड करा था रॉबर्ट कोर्च ने। और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी हम रॉबर्ट कोर्च को ही कहते हैं, ठीक है। ट्रांसमिटेड बाय इनहेलेशन ऑफ एयरबोर्न ड्रॉपलेट। ये ट्रांसमिट कैसे होता है? ये एक एयरबोर्न ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी किसी की आदत होती है बिल्कुल मुंह खोल के बोलने की, मुंह बिल्कुल फाड़ के बोलते हैं, ये नहीं देखते किसी और के ऊपर उनके ड्रॉपलेट्स जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, तो उस वजह से भी टीबी हो सकता है, क्योंकि एक एयरबोर्न डिजीज है, राइट। अब ये कैसे कैसे हो सकती है? जैसे कि हम किसी से बात कर रहे हैं बिल्कुल क्लोज आके, राइट। अगर किसी पेशेंट को, सामने वाले पेशेंट को टीबी है, वो बिल्कुल हमारे क्लोज आके बात कर रहा है, तो उससे हमारे को भी टीबी हो सकती है।
कफ से, ठीक है, अगर वो स्नीज कर रहा है उससे, या फिर लाफिंग से, ठीक। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्ट अबाउट 35% वर्ल्ड पॉपुलेशन। समझ रहे हो ये कितनी बड़ी चीज है। हमारे जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसमें से 35% जो पॉपुलेशन है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से सफर कर रहे हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा, ये एक तरीके का लंग इन्फेक्शन है जो किससे कोज होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से कोज होता है। किस तरीके का बैक्टीरिया, एसिड फास्ट बैक्टीरिया है ये, ठीक है। डिस्कवर्ड कब हुआ था, 1882 में हुआ था, और किसने करा था, रॉबर्ट कोर्च ने कहा था। रॉबर्ट कोर्च को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी बोलते हैं। ट्रांसमिटेड कैसे होता है ये, इनहेलेशन ऑफ एयरबोर्न ड्रॉपलेट, ठीक है। देन 35% ऑफ वर्ल्ड की पॉपुलेशन इसने कवर कर रखी है, मतलब इतनी पॉपुलेशन को माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हो रखा है। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर क्या क्या है जिसके ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। सब्सटेंस एब्यूज, सब्सटेंस एब्यूज मतलब अगर आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज्यादा वीक है, ठीक है, उस वजह से भी हो सकता है। डायबिटिक मेलाइटिस वाले पेशेंट को, क्योंकि उसमें भी इम्यूनिटी सिस्टम हमारा वीक होता है। HIV वाले पेशेंट को, उसका तो ऑलरेडी इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक होगा। कोई भी इन्फेक्शन आपकी बॉडी में उस टाइम पे भी जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत वीक होता है और इजिली इन्फेक्शन कैरी कर लेता है। एंटी रिजेक्शन ड्रग जैसे कि स्टीरॉइड्स देते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी जो होती है वो बॉडी की बहुत वीक होती है, जिसकी वजह से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस हो सकते हैं। स्टीरॉइड जैसे कि डेक्सोना हो गया, प्रेडनिसोलोन हो गया, डेक्सामेथासोन हो गया, तो इन सब चीजों से भी इम्यूनिटी वीक होती है और जिसकी वजह से हमारे को माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होने के चांस होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इसकी वजह से बॉडी की के अंदर जो हमारी इम्यूनिटी हो जाती है वो वीक हो जाती है। चाइल्ड यंगर देन 5 ईयर ऑफ एज, ठीक है, ड्रिंक अनबटराइज्ड मिल्क इफ काउ इज इन्फेक्टेड विद बोविन ट्यूबरक्लोसिस। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है कि बोविन ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है। जैसे कि गांव में क्या होता है, बहुत बड़ी फैमिली होती है, राइट, बहुत बड़ी फैमिली होगी, वहां पे गाय भैंस होंगी, उनका जो दूध निकालते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट दूध निकालते हैं और उधर ही बैठ के खत्म, अपने हिस्से का दूध वहीं पी जाते हैं बिना उसको उबाले, राइट। ऐसा होता है ना, जो बड़ी बड़ी फैमिलीज होती है कि यार ये घर पे लेके जाएंगे तो उधर मिलेगा नहीं, बट ऐसे नहीं करना चाहिए। क्या है कि जो भी हम गाय या भैंस किसी का भी अगर हम दूध निकाल रहे हैं, मेनली अगर हम काऊ का दूध निकाल रहे हैं और अगर वो काऊ को HIV है और आप उस दूध को डायरेक्ट ले रहे हो बिना पैस्चराइज करे, तो उसकी वजह से जो TB होती है वो होती है बोविन ट्यूबरक्लोसिस, राइट। तो इसलिए कहते हैं कि हमेशा दूध को उबाल के पीना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, ये हीट के जब कांटेक्ट में ये बैक्टीरिया आता है तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो काऊ को अगर HIV पॉजिटिव है और उसकी वजह से कौन सी ट्यूबरक्लोसिस होती है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है, तो वो ट्यूबरक्लोसिस का नाम है बोविन ट्यूबरक्लोसिस। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। प्राइमरी इफेक्ट पल्मोनरी सिस्टम, सबसे पहले किसको इन्फेक्ट करते हैं, हमारे पल्मोनरी सिस्टम को अफेक्ट करती है। सबसे पहले स्पेशली अपर लोब्स, जो ऊपर वाली लोब्स होती है हमारे लंग्स की, उनको, हमारे 2 लंग्स होते हैं, मैंने आपको बताया था, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। उनकी जो अपर वाले लोब होगी, जो ऊपर वाला सेगमेंट होगा सबसे एपेक्स वाला, वहां पे ये इसको अफेक्ट करती है। उसके बाद आता है एक्यूट ट्यूबरक्लोसिस एंड देन क्रोनिक ट्यूबरक्लोसिस। जो एक्यूट ट्यूबरक्लोसिस होगा उसके अंदर हमारे को प्राइमरी लीजन्स देखने को मिलेंगे। जो क्रोनिक ट्यूबरक्लोसिस होगा उसके अंदर क्या होगा, प्रोग्रेसिव री-इंजेक्शंस एंड रीएक्टिवेशन ऑफ प्राइमरी लीजन आफ्टर मंथ्स और ईयर, कॉमन इन अडल्ट। सबसे पहली बात पूछते हैं कि एक्यूट ट्यूबरक्लोसिस कॉमन होती है या क्रोनिक ट्यूबरक्लोसिस कॉमन होती है। तो मोस्ट कॉमन जो ट्यूबरक्लोसिस होती है वो होती है क्रोनिक ट्यूबरक्लोसिस, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सिम्टम्स है वो बहुत लेट पता चलते हैं, जैसे कुछ मंथ्स में, कुछ ईयर्स में, जब वो चीज थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसलिए जो कॉमन ट्यूबरक्लोसिस होती है वो होती है हमारी क्रोनिक ट्यूबरक्लोसिस। बात करते हैं ये और कैसे ट्यूबरक्लोसिस होती है। स्वेलिंग इन्फेक्शन स्प्यूटम में कोज, जैसे कि समटाइम्स कोई होता है, जैसे हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं, अगर आपको स्पूटम आ रहा है तो आप उसको स्पिट आउट कर दो, बाहर थूक दो, ठीक है। बट अगर वो इन्फेक्शन स्पूटम वो अंदर स्वेलो कर लेते हैं और उसकी वजह से कौन सी TB हो सकती है, जैसे कि कह सकते हैं लैरेंजियल TB हो सकती है, ओरोफेरेंजियल TB हो सकती है, या इंटेस्टाइनल TB हो सकती है। और इंटेस्टाइनल TB कहाँ पे होते हैं, मोस्ट कॉमन इलियम पार्ट में होते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, ठीक है। इसलिए अगर जब भी स्पूटम आता है तो उस टाइम पे हमारे को स्पिट आउट करना है, अंदर स्वेलो नहीं करना है, क्योंकि उससे फर्दर आगे जो चीजें हैं वो बिगड़ सकती हैं।
देन आती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, इन्वॉल्व्स बोन और किडनी। जो बोन और किडनी जो अदर आउटसाइड द लंग ऑफ बॉडी पार्ट को इन्वॉल्व करती है उसे हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर क्या आएगा, सबसे पहले इसके अंदर क्लासिकल साइन आएंगे, जैसे कि प्रोग्रेसिव कफ 2 वीक्स। आपने गवर्नमेंट की एड देखी होगी कि 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी रहती है तो अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपनी जांच कराएं। यानी कि 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रह रही है, खांसी कंटिन्यूसली है, कफ कंटिन्यूसली है, तो आपको वो क्लिनिकल साइन इंडिकेट करता है कि ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए उसी टाइम पे हमारे को जल्द से जल्द अपना पूरा ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, पूरी डायग्नोसिस करवानी चाहिए, सारे टेस्ट करवाने चाहिए, ठीक है। देन आता है नाइट स्वेट। नाइट स्वेट को हम क्या कहते हैं, स्लीप हाइपर हाइड्रोसिस भी कहते हैं, ये इसका दूसरा नाम है। अब ऐसा क्यों होगा, नाइट स्वेट इसलिए होता है क्योंकि जब हम सोते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है उसकी वजह से वो बैक्टीरिया क्या करेगा, जो हमारा O2 और CO2 एक्सचेंज होता है प्रॉपरली, वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की डिमांड हमारे बॉडी की पूरी नहीं हो पाएगी और हमारे को स्वेटिंग कोज होगी, ठीक है। ये एक रीजन होता है जिसकी वजह से नाइट स्वेट होता है। देन आता है वेट लूज। वेट लूज क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेटाबॉलिज्म ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म लगातार हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, वेट लूज होएगा। लो ग्रेड फीवर, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर है किसका, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का। तो ये 4 क्लिनिकल साइन हैं जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की तरफ लेके जाते हैं। सबसे पहला प्रोग्रेसिव कफ, 2 हफ्ते तक अगर आप कंटिन्यूसली कफ है तो वो एक साइन है। देन नाइट स्वेट, नाइट स्वेट का दूसरा नाम पूछा जाता है, उसको कहते हैं स्लीप हाइपर हाइड्रोसिस। थर्ड वन इज वेट लॉस एंड फोर्थ वन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, लो ग्रेड फीवर रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट सिम्टम। क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, फर्स्ट सिम्टम कौन सा होगा, अ कफ विद एक्सपोर्ट्रेशन ऑफ म्यूकोइड स्पूटम। कफ आना, जो फर्स्ट सिम्टम क्या होता है ट्यूबरक्लोसिस का, कफ आता है। एक होता है हमारे को नॉर्मल कफ आ रहा है जिसके अंदर स्पूटम नहीं होता, बट जिसके अंदर हमारे को स्पूटम आ रहा है, ठीक है, उसको हम कहते हैं एक्सपोर्टेशन ऑफ म्यूकोइड स्पूटम, ठीक है। ये हमारे क्या होता है, पहला सिम्टम होता है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का। अब बात करते हैं गोन कॉम्प्लेक्स की। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जैसे कि एक मैंने लंग बना रखा है और लंग के अंदर है ना छोटे छोटे स्पॉट दिखाई देते हैं। वो जो स्पॉट्स होते हैं वो होते हैं ग्रे और वाइटस से इन्फ्लामेशन होती है, ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है, लीजन सीन इन लंग्स के अंदर हमारे को लीजन दिखेंगे, ठीक है। और वो जो लीजन्स होंगे वो होंगे 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक, 1 to 1.5 सेंटीमीटर तक के वो लीजन दिखाई देंगे ड्यू टू इनहेल बेसिलाई इम्प्लांटेशन, जिसकी वजह से क्रिएट हो जाएगा क्या, लीजन, और उसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाएगी। ये जो लीजन हमारे को जो दिखाई देता है ना, ये दिखाई देता है हमारे को अपर बोर्ड, या तो हम कह सकते हैं अपर बॉर्डर ऑफ लोअर लोब, या हम कह सकते हैं लोअर बॉर्डर ऑफ अपर लोब, ठीक है, समझे नहीं। जैसे कि हमारे 2 लंग्स होते हैं, राइट और लेफ्ट। जो हमारा राइट लंग होता है उसके अंदर हमारे 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको बताया था। और जो हमारा लेफ्ट लंग होता है उसके अंदर हमारे 2 लोब्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये जो होगा ना, ये मिड में बिल्कुल जो 2 लोब है, 2 लोबों के जो बीच का जो बॉर्डर होता है ना, वहां पे प्रेजेंट होगा। तो हम इसको कह सकते हैं जो लोअर बॉर्डर जो है किसका, अपर लोब का, वहां पे है ये लीजन। या हम कह सकते हैं अपर बॉर्डर किसका है, लोअर लोब का, ठीक है। तो अगर ऐसे लीजन दिखाई देते हैं उनको हम कहते हैं गोन कॉम्प्लेक्स। इसकी इमेज एग्जाम में आती है, ये किस तरीके का कॉम्प्लेक्स है, तो ये है एक गोन कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर हमारे को क्या दिखते हैं, ग्रे और वाइटिस इन्फ्लामेशन दिखती है। जो इन्फ्लामेशन होते हैं वो होते हैं 1 to 1.5 सेंटीमीटर तक की। अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के अंदर क्या आएगा, एन इंडिविजुअल हु रिसीव्ड अ BCG वैक्सीन, वो इंडिविजुअल, वो पर्सन जिसने BCG वैक्सीन ऑलरेडी ले रखी है, विल हैव पॉजिटिव ट्यूबरकुलाई स्किन टेस्ट, उसने स्किन टेस्ट करवाया है ट्यूबरकुलाई के लिए, जिसको हम मूनटेक्स टेस्ट कहते हैं, और वो टेस्ट आ गया है पॉजिटिव, शुड बी इवेल्युएटेड फॉर TB, और उसको TB डिटेक्ट हो रखा है। ये चीज कंफर्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मोस्ट ऑफली कहते हैं कि BCG वैक्सीन लेने के बाद ट्यूबरक्लोसिस के चांसेस कम हो जाते हैं। बट अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है जैसे कि आपने ट्यूबरक्लोसिस के लिए, ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंट होने के लिए आपने BCG वैक्सीन ले रखी है
और उसके बाद भी आपको थोड़े बहुत सिम्टम आए और आपने ट्यूबरक्लोसिस के लिए मोन्टोक्स टेस्ट करवा लिया और जो वो मोन्टोक्स टेस्ट है आपका वो आ गया पॉजिटिव, तो कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, कौन सा टेस्ट करेंगे? एग्जाम के अंदर इस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो उसको कंफर्म करने के लिए हम यहाँ पे करेंगे चेस्ट एक्सरे। ठीक है, स्पूटम कल्चर अलग है, ठीक है, बट यहाँ पे इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे। और चेस्ट एक्सरे के अंदर हमारे को क्या दिखेगा, एक्टिव और क्लासिफाइड लीजन्स दिखेंगे उसके अंदर, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि इस पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस है या नहीं है। राइट, अब आता है क्वेश्चन, ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट जो होता है उसको हम मोन्टोक्स टेस्ट भी कहते हैं, ये सबको पता होगा, पर उसके और भी नाम है, जैसे कि मेंडल मोन्टोक्स टेस्ट या फिर इसको कहते हैं पर्किट टेस्ट, जो कि 1907 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, इनफैक्ट इसके अंदर क्या करते हैं, इस वाले टेस्ट के अंदर क्या करते हैं, इंजेक्शन होता है एक पीपीडी का। पीपीडी की फुल फॉर्म आती है कई बार एग्जाम में, जिसको कहते हैं प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। ये एक तरीके का सब्सटेंस होता है। ठीक है, अभी इसका ये जो सब्सटेंस होता है क्या होता है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होती है ना, उसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। कितनी डिग्री पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं ताकि उसको किल कर सके बैसिलाई को। उसके बाद जो सब्सटेंस होता है उसको क्या करता है, फिल्टर करता है। फिल्टर करने के बाद उस सब्सटेंस को हम रखते हैं 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे, और उस वाली जो सब्सटेंस है वो जो पूरा प्रोसेस हमने करा उसको कहते हैं हम पीपीडी, और उसको एडमिनिस्टर करते हैं हम 15 डिग्री के एंगल पे, यानी कि जो हमारे फोर आर्म होता है ना, ये अंदर वाला सरफेस जो होता है, यहाँ पे हम उसको मोन्टोक्स टेस्ट को करते हैं। ठीक है, इसकी जो डोज होती है वो कितनी होती है, 0.1 ml होती है, और समटाइम्स उसकी डोज जो होती है ट्यूबरकुलर यूनिट में पूछी जाती है, तो 0.1 ml को बोलते हैं हम 5 TU। ठीक है, अब बात करते हैं पर्पस क्या है इसका जो पर्पस होता है वो होता है टू फाइंड आउट करना हमारे को माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को। इस टेस्ट का हमारे का एक ही मतलब है। ठीक है, ये जो टेस्ट हम कर लेते हैं इसको चेक कब करते हैं, अब कितने ड्यूरेशन में हमारे को इस टेस्ट को चेक करना होता है, तो वो करना होता है हमारे को 48 to 72 आवर्स के अंदर। ठीक है, देन इसमें क्या करते हैं हम 10 mm और ग्रेटर देन, अगर जो हम यहाँ पे ये हमारी जैसे कि आर्म है, यहाँ पे हमने ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट दिया पेशेंट को, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे। राइट, यहाँ पे हम डेट मेंशन कर देंगे, टाइम मेंशन कर देंगे। ठीक है, और पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो यहाँ पे ना इचिंग करे, ना यहाँ पे वॉश करे, ना यहाँ पे कुछ भी क्रीम लगाए। ठीक है, उससे क्या होगा, हमारी जो रेटिंग्स है वो करेक्ट नहीं आएंगी। उसके बाद जो हम वो सर्कल है उसका पूरा डायमीटर चेक करेंगे। अगर वो जो डायमीटर है वो 10 mm से ज्यादा आएगा, इट मीन जो ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव टेस्ट है वो पॉजिटिव है हमारा। अगर वो जो डायमीटर है वो आता है 6 mm से 9 mm के बीच में, इट मीन्स वो डाउटफुल है, तो हम वो टेस्ट अकीन करेंगे। और अगर वो जो डायमीटर है वो 6 mm से कम है, इट मीन्स हमारा जो वो टेस्ट है वो नेगेटिव है। इसकी यही 3 चीजें हैं जो ध्यान रखनी है ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट की। क्या क्या, डायमीटर अगर 10 से ज्यादा है इट मीन्स वो पॉजिटिव है, डायमीटर अगर 6 से 9 के बीच में है इट मीन्स वो डाउटफुल है, हम वो टेस्ट दोबारा करेंगे, और अगर डायमीटर 6 से कम है इट मीन्स वो नेगेटिव है। राइट, एक चीज और यहाँ पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अगर वो आपके पास कोई HIV पॉजिटिव पेशेंट है या फिर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, जैसे कि मैलिग्नेंट कैंसर का, या फिर कह सकते हैं एड्स वाला पेशेंट है। ठीक है, कोई भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो पेशेंट अगर आपके पास आता है, मैलिग्नेंट कैंसर का, एड्स का, उसके अंदर अगर हम HIV टेस्ट करते हैं और उसका जो डायमीटर है वो आ जाता है 5 mm, इट मीन्स वो पॉजिटिव है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट के अंदर डायमीटर 5 mm आने का मतलब यही है कि वो जो टेस्ट है हमारा वो पॉजिटिव है, उसमें हमारे को कोई डाउट नहीं रखना, कोई अगेन टेस्ट नहीं करना कंफर्म करने के लिए। बट नॉर्मल वाले पेशेंट के अंदर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हीव टेस्ट, जिसको हम स्ट्रेन नीडल टेस्ट भी कहते हैं। ये भी मोन्टोक्स टेस्ट की तरह ही होता है। इसके अंदर क्या करता है, डिटरमाइन वेदर और नॉट चिल्ड्रन हैड बीन एक्सपोज्ड और टू टीबी इन्फेक्शन। इसके अंदर भी क्या होता है, हीफ गन होती है। ठीक है, उसके अंदर छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं सर्कल में, हम उसके थ्रू पीपीडी को इंसर्ट करते हैं स्किन में, वो भी सेम साइड पे इंसर्ट करते हैं, वहीं पे लगाते हैं, और इसका जो टेस्ट की जो रीडिंग आती है वो आती है 2 से 7 दिन के बीच में। ठीक है, देन अगला है हमारा टाइम टेस्ट। इसके अंदर भी सेम यही करते हैं। इसके अंदर भी एक तरीके का डिवाइस आता है, वो भी सेम सर्कल टाइप में, छोटे छोटे पिंस होती हैं, वो राउंड टाइप का बिल्कुल जैसे सर्कल होता है ना उस तरीके से एक गन टाइप का ही होता है। उसको भी हम फोर आर्म पे यहाँ पे लगाते हैं, जैसे
ट्यूबरकुलिन टेस्ट में, मूनटॉक्स टेस्ट में तो हम मैनुअली करते हैं, बट इसमें वो गन आते हैं उसके थ्रू करते हैं, और इसकी जो रीडिंग आती है वो आती है 48 to 72 आवर्स में। ठीक है, अब बात करते हैं स्पुटम कल्चर की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछता है ट्यूबरकुलोसिस का कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा होता है, तो वो टेस्ट है हमारा स्पुटम कल्चर। ठीक है, तो स्पुटम कल्चर के अंदर क्या होता है, 3 कंटिन्यूस सैंपल लेते हैं हम इस डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए। ठीक है, कितने सैंपल लेते हैं, 3। जैसे कि हमने एक सैंपल लिया स्पुटम कल्चर का, उसके अंदर पॉजिटिव आ गया, देन दूसरा सैंपल लेंगे, दोबारा से टेस्ट करेंगे, उसमें भी पॉजिटिव आता है, देन तीसरा सैंपल हम लेंगे स्पुटम कल्चर का, और अगर तीनों सैंपल में पॉजिटिव आता है, इट मीन्स उस पेशेंट को पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है। ठीक है, ये एक कंफर्मेटरी डायग्नोसिस होता है ट्यूबरकुलोसिस का। ठीक है, अब ट्यूबरकुलोसिस का जो भी हम ये सैंपल लेते हैं पेशेंट का स्पुटम कल्चर का, तो कैसे लेते हैं, पेशेंट को हम एनपीओ रखेंगे मिडनाइट से, और पेशेंट का अर्ली मॉर्निंग जो स्पुटम का जो सैंपल होगा वो कलेक्ट करेंगे। ठीक है, जो प्रॉपर मेथड होता है वो यही होता है, पेशेंट को रात से 12 बजे के बाद एनपीओ रखना है, कुछ खाना पीना नहीं है, और अर्ली मॉर्निंग बिना कुछ खाए पिए जो स्पुटम आएगा वो सैंपल हमारे को फ्रेश, जो फर्स्ट सैंपल जो होगा स्पुटम का वो कलेक्ट करना है, तो उससे क्या होगा, रीडिंग करेक्ट आएगी। ठीक है, स्पॉन्टेनियसली एक्सप्लोरेटेड स्पुटम। ठीक है, क्या करेंगे, स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप, ऐसा नहीं है कि पेशेंट को कहेंगे कि जबरदस्ती कफ करे, जबरदस्ती निकाले, अपने आप जो स्पुटम आ रहा है। ठीक है, कुछ पेशेंट होते हैं कि वो कहते हैं कि सिस्टर हमें स्पुटम नहीं आ रहा है, हमें खांसी ही नहीं आ रही है, हमें स्पुटम ही नहीं आ रहा है, तो उस पेशेंट में हम अलग चीज करेंगे। बट जिस पेशेंट को स्पुटम अपने आप आ रहा है, तो जो फर्स्ट सैंपल होगा वो वाला सैंपल कलेक्ट करेंगे। अब बात करते हैं उन पेशेंट की जिनको स्पुटम नहीं आता है। ठीक है, कुछ पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं सिस्टर हमें नहीं आ रहा है, हमने ट्राई करा है, उन पेशेंट को हम क्या करवाएंगे, इंड्यूस करवाएंगे स्पुटम। वो कैसे इंड्यूस करवाएंगे, उनको हम नेबुलाइजर देंगे, किससे, 3% सलाइन से। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, अगर हमारे को स्पुटम इंड्यूस करवाना है तो हम किससे नेबुलाइजेशन करवाएंगे पेशेंट का, तो 3% सलाइन से हम पेशेंट को नेबुलाइज करवाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा, जो स्पुटम जहाँ पे भी स्टक्ड होगा वो लूज आउट हो जाएगा और इजीली पेशेंट को स्पुटम आउट हो जाएगा। देन नेक्स्ट वन इज ज़ील निल्सन स्टेन डन फॉर स्मीयर। एसिड बेसिलाई को हम डिटेक्ट करने के लिए ज़ील निल्सन स्टेन का यूज करते हैं, इस टेक्निक का यूज करते हैं इस बैक्टीरिया के रिगार्डिंग हमारे को पता लगाने के लिए। इसके अंदर मेनली हम करते क्या है, जो हमारा फिक्स स्मीयर, जैसे मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट बना रखा, आप देख सकते हैं फिक्स स्मीयर। यहाँ पे स्मीयर क्या होगा, हमारा स्पुटम होगा। हम स्लाइड पे स्पुटम लेंगे, ठीक है, स्पुटम के ऊपर हम क्या करेंगे, कार्बोल फ्यूशन को डाल देंगे। ठीक है, कार्बोल फ्यूशन को डाल के हम क्या करेंगे, उस स्मीयर, उस स्लाइड पे हीट प्रोड्यूस करवाएंगे। और यहाँ पे मैंने एक चीज और लिखी है, डोंट बॉइल एंड ड्राई। हमें ना उसे उबालना है ना हमें उसे बॉइल करना है, हम जब तक हीट देंगे जब तक उसके अंदर से स्टीम ना आए। जैसे हमारे को उसमें से थोड़ी बहुत स्टीम आती हुई दिखाई देगी, हम क्या करेंगे, 5 से 10 मिनट के लिए स्लाइड को रख देंगे और उसको वॉश कर देंगे वाटर से। ठीक है, वाटर से वॉश करने के बाद हम क्या करेंगे, उसके अंदर 3 ml HCl डाल देंगे और 97% इथेनॉल सॉल्यूशन डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम वॉश करेंगे उसको किससे, मेल्टेड ग्रीन डाई से। ठीक है, उससे वॉश करने के बाद हमारे को क्या करना है, स्लाइड को ड्राई करना है और माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम उस स्लाइड को देखेंगे और अगर उस स्लाइड का जो कलर है वो रेड आएगा, इट मीन्स एसिड फास्ट बेसिलाई क्या है, प्रेजेंट है और उस पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है। स्लाइड का कलर रेड आएगा, इट मीन्स टेस्ट क्या है, पॉजिटिव है। तो इस टेक्निक के थ्रू हम एसिड फास्ट बेसिलाई को डिटेक्ट करते हैं। एक बार और बताती हूँ, कभी कभार ज़ील निल्सन स्टेन की जगह इसमें ZN टेक्निक भी आ जाता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना। इस मेथड में हम क्या करते हैं, स्पुटम लेंगे स्लाइड पे, उस स्लाइड पे हम क्या करेंगे, स्पुटम के ऊपर हम डाल देंगे कार्बोल फ्यूशन, उसको फिर हीट करेंगे। उसको हीट जब तक करेंगे जब तक उसमें से स्टीम ना आ जाए। याद रखना, हमें उसे उबालना है ना हमें उसे ड्राई करना है। उसमें से जैसे स्टीम आ जाएगी हम 5-10 मिनट के लिए उसे रख देंगे और उसको वॉश कर देंगे वाटर से। वाटर से वॉश करने के बाद हम उसके अंदर 3 ml HCl एसिड डालेंगे प्लस उसके अंदर 97% इथेनॉल सॉल्यूशन डालेंगे। उसके बाद हम उसे मेल्टेड ग्रीन डाई से वॉश कर देंगे। देन हम स्लाइड को ड्राई करेंगे और माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम उस स्लाइड को देखेंगे, अगर उस स्लाइड का कलर रेड आता है, इट मीन्स एसिड फास्ट बेसिलाई प्रेजेंट है, यानी कि पेशेंट को पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस प्रेजेंट है। तो जो कंफर्मेटरी डायग्नोसिस होता है, कंफर्मेटरी टेस्ट होता है,
पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का, वो होता है हमारा स्पूटम कल्चर। और किस टेक्निक के थ्रू करते हैं? ज़ील नेल्सन टेक्निक के थ्रू करते हैं। इसको हम ZN टेक्निक भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, ये क्वार्टिफेरोन गोल्ड टेस्ट है जो कि बहुत रेयर करा जाता है। इसके अंदर भी सेम यही होता है कि 1 ml हम ब्लड लेंगे और उसको है ना आगे हम लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए भेज देंगे। और वो किस चीज़ से टेस्ट करते हैं? वो करते हैं इंटरफेरन गामा, यानी कि जिसको हम कहते हैं IFNY रिलीज ऐसे के थ्रू टेस्ट को डिटेक्ट करेंगे। और देन उसका जो रिजल्ट आता है वो आता है विदिन 24 आवर्स। और ये बहुत रेयर होता है, मीन्स ना बहुत कम ही इस टेस्ट को करवाया जाता है, बट आप लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन करा है। तो आज हमने पढ़ा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में कि ये होता कैसे है। ठीक है, इसके कुछ 1 वर्ड 1 लाइन क्वेश्चंस पढ़े हैं। ठीक है, कितने टाइप की ट्यूबरक्लोसिस होती है, कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। अब नेक्स्ट मंथ हमारी जो वीडियो आएगी वो आएगी हमारी मैनेजमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, जिसके अंदर हम ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से ड्रग्स दी जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में मैसेज करके बताना। ठीक है, थैंक यू सो मच।